बेसिकली आज का लेक्चर आप पिछले जो लेक्चर हमने पढ़े कॉन्सेप्ट क्लियर किए मॉडरेशन मेडिटेशन के फर्स्ट लेक्चर में 2 में थर्ड में पार्ट में। आज हम SPSS के ऊपर उनको वही स्टेप्स को दोहराने जा रहे हैं। आज करते हैं बेसिकली आपको पता है 3 स्टेप्स हैं SPSS में मेडिटेशन के। मेडिटेशन को रन करते हैं पहले। मेडिटेशन के 3 स्टेप्स हैं। 1 स्टेप है IV टू DV, IV टू मीडिएटर और आगे क्या था मीडिएटर टू DV। ये 3 स्टेप्स थे, ठीक है। और इसी तरह मॉडरेशन के जो स्टेप्स थे, मॉडरेशन में भी 3 स्टेप्स थे। 1 था IV टू DV, स्टेप 2 था मॉडरेटर टू, यहाँ मैंने मॉडरेटर को यहाँ मॉडरेशन लिख देता हूँ ना, मॉडरेशन टू DV जिसे मॉडरेटर कहते हैं। तीसरा स्टेप था इंटरेक्शन टर्म बिटवीन लीड टू DV, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर कंसेप्चुअली आपको क्लियर है तो सारी चीज़ें बहुत आसान है। तो फर्स्ट पे मैं एक मॉडल बनाता हूँ। मेरा IV है मेरी स्टडी में टनाइटस को मैं शॉर्ट एप्लीकेशन में यूज़ करूँगा। टनाइटस मेरा DV है डिप्रेशन, D से शुरू करूँगा। और मीडिएटर है इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोपिंग स्टाइल्स हैं। कोपिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उनमें से मैं एक कोपिंग स्टाइल ले लेता हूँ। 5 किस्म का कोपिंग स्टाइल है, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लेता हूँ, ठीक है। उसको PF से शुरू कर देता हूँ। अब मेरा IV ये है, DV ये है, स्टेप 3 ये है, ऐसे ही है ना। ये मेरा एक मॉडल IV मेरा क्या है टनाइटस है। टनाइटस क्या होता है, एक परसेप्शन है कि इनके कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, डिफरेंट टाइप्स की। फॉर एग्जांपल रिंगिंग टून्स होती हैं। ये एक बॉन होती है ब्रेन की, वो डैमेज हो जाए तो उससे ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिस इंसान को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं डेफिनेटली डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। DV मेरा डिप्रेशन है। और इसके दौरान अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफेंस मैकेनिज्म होगा तो क्या इसको कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आ जाएँ SPSS के ऊपर इस मॉडल को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे माउस के ऊपर, तो वहाँ हम कंबाइन चेक करेंगे। कंबाइन कैसे चेक करेंगे, जैसे IV है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टाइल है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 5 है, 4 and 5। DV मेरा 3 है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक IV 3 DV। मीडिएटर कितने हैं, 5। ये हर मीडिएटर का इसी तरह मॉडल्स बनेंगे। कितने मॉडल्स बनेंगे अगर देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये बनेंगे 15 मॉडल्स बनेंगे। और जबकि आप SPSS पे हम सिर्फ एक टाइम पे एक रन कर सकते हैं इन 15 मॉडल में से। क्लियर। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो SPSS पे सिर्फ एक बारी रन होता है। ये इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। इस चीज़ को कम करने के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बने हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर बना है, M+ प्रोसेस। उनमें ऑलरेडी मॉडल्स होते हैं, आपने अपने मॉडल को उनमें फिट करना होता है। जितने मर्जी वेरिएबल्स हों, जितने मर्जी सब स्केल्स हों, एक बार 1 पिक्स बनाएं, यही वाली 1 क्लिक करें, मेडिटेशन है या नहीं है वो बता देंगे। पहले हम लोग को अगर SPSS नहीं आता, SPSS पे लॉजिक नहीं आती, तो फिर आप किसी सॉफ्टवेयर को रीड आउट नहीं करेंगे। ना M+ आएगा आपको, ना माउस आएगा, ठीक है, ना आपको प्रोसेस आएगा, कुछ नहीं आएगा। जिसकी लॉजिक आती है उसके लिए अगले सॉफ्टवेयर 1 क्लिक है। लॉजिक यही चलेगी सारी जगह, जो कॉन्सेप्ट है वो यही चलेंगे। आए पहले कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, पहले मॉडलिंग कैसे चेक करते हैं, मेडिटेशन को चेक करना सीखते हैं। SPSS पे कितने स्टेप्स हैं मेडिटेशन के, IV टू DV, IV टू मीडिएटर, मीडिएटर टू DV। अब याद रखिएगा SPSS के ऊपर ये हर स्टेप बारी चेक होगा। और इसकी लॉजिकल आपने इसका फ्रेमवर्क में मेडिटेशन की 2 टाइप सी, पार्शियल मेडिटेशन एंड, जब ये तीनों स्टेप सिग्निफिकेंट हो तो क्या होता है, और अगर स्टेप 1 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए बट स्टेप 2 and 3 सिग्निफिकेंट हो तो फुल मेडिटेशन। अगर स्टेप 2 और 3 में से कोई स्टेप भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए तो मेडिटेशन नहीं होती, याद रखिएगा। तो आ जाएं, अभी आपको मैं नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, बट आपने रिपोर्ट तो करना है ना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट पे है एनालाइज में जाएं, एनालाइज में जाएं। एनालाइज में रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन है, इसे सिंपल रिग्रेशन भी है, इसी के अंदर मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है, दोनों इसी के अंदर होते हैं। मॉडरेशन जो होती है बेसिकली रिग्रेशन की टाइप्स है ना। तो आगे लीनियर रिग्रेशन रीसेट करते हैं। मेरा IV क्या था,
ये देखिए 2 वेरिएबल्स आ गए। अपने टोटल पे जाएं, टनाइटस का टोटल होगा, ये टनाइटस का टोटल पड़ा है, टनाइटस टोटल आईबी की जगह प्लेस कर दिया। और डीबी क्या था? डिप्रेशन था। ये डिप्रेशन डैश डी के नाम से मैंने रखा हुआ है, इसको प्लेस किया हुआ है। देखिए मैंने आईबी की जगह आईबी प्लेस कर दिया, डीबी की जगह डीबी प्लेस कर दिया। बहुत सिंपल करेंगे। ये है इसके अंदर मेथड है एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसको सीख लें। ये मेथड है, अगर इसको ओपन करें तो यहाँ से इसका मेथड बोलेगा इंटर मेथड, स्टेप वाइज, रिमूव, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड। ये रिग्रेशन में है, ये एक लॉजिक है पूरी की पूरी दिमाग की। जो आपने अपनी वेरिएबल प्लेस किया, ये आईबी है, डीबी है, ये किस बेस पे किया है? एमी किसी थ्योरी बेस पे किया, लॉजिकल बेस किया, किस भी बेस पे किया? डेफिनेटली अब याद रखिएगा दोनों चीज़ें चल सकती हैं, लॉजिकल बेस भी कर सकते हैं, थ्योरी बेस भी कर सकते हैं। मिडिशन में इसका रोल जो होता है बेसिकली दोनों को कर लेते हैं। मिडिशन में ये नहीं देखते, मिडिशन में हमेशा या मॉडरेशन में हमेशा इंटर मेथड यूज़ करते हैं, बट इसके पीछे रिग्रेशन में लॉजिक होती है। क्या लॉजिक होती है? इंटर मेथड, इसको हायरार्किकल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपने ये कब यूज़ करते हैं? जब आपका आईवी एंड डीवी, ये जो प्लेसमेंट की है आपने, बेशक आईवी ज़्यादा हो जाए, 5 हो जाए, सिंपल रिग्रेशन है ना, एक आईवी एक डीवी सिंपल, ज़्यादा आईवीज आ जाएंगे तो मल्टीपल रिग्रेशन, व्हाटएवर। अगर ये वेरिएबल्स यहाँ जो हमने प्लेस किए किसी थ्योरी की बेस के ऊपर किए हैं, कि आईवी मेरा थ्योरी बता दिया कि आईवी ये है, टनाइटस है, डीवी ये है, थ्योरी बेस किए हैं, तो ये क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इंटर मेथड या हायरार्किकल मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? हायरार्किकल मेथड है ना, हायरार्की के अंदर चल रहे होते हैं, सीक्वेंस के अंदर चल रहे होते हैं चीज़ों को। और जो स्टेप वाइज है, सम टाइम हमें थ्योरी नहीं मिलती, इसमें टनाइटस और साइकोपैथोलॉजी का जब लिंक हुआ ही था। टनाइटस एक मेडिकल का वेरिएबल्स है मेरी स्टडी के अंदर, और मेरा डीवी जो है साइकोपैथोलॉजी का आपस में लिंक नहीं था, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है कि टनाइटस के पेशेंट में टनाइटस का स्केल जो प्रिडिक्ट करता है कि नहीं करता। ये मेडिकल का सैंपल है, टनाइटस मैंने मेडिकली मेयर किया एक इंस्ट्रूमेंट से ना, और डीवी जो है मेरा बेसिकली स्केल्स है। अब इनका आपस में लिंक नहीं था, बट लॉजिकल तो लिंक है ना, जिस इंसान को टनाइटस होगा उसको डिप्रेशन होगा। ये लॉजिकल बेस मैंने आईवी यहाँ प्लेस कर दिया, डीवी यहाँ प्लेस कर दिया। जब ऐसा होता है तो फिर आप क्या करते हैं? स्टेप वाइज, जब थ्योरी नहीं होती ना आपके पास। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, स्टेप वाइज इन 3 मेथड से मिलकर बना है। स्टेप वाइज के अंदर 3 मेथड हैं, कौन सी हैं? रिमूव, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। रिमूव मेथड, पहले फॉरवर्ड मेथड देख लें। अगर यहाँ दो वेरिएबल्स होते, एक आईवी दूसरा आईवी, मैं कर देता हूँ कोई भी होता है व्हाटएवर, दूसरा वेरिएबल प्लेस कर देता हूँ यहाँ कोई भी। अब देखो 2 वेरिएबल था, ये सीक्वेंस जो बनाया मैंने कि ये पहला वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल है, ये सीक्वेंस किस बेस पे बनाया है? अगर तो थ्योरी है, थ्योरी की बेस के ऊपर सीक्वेंस में पुट करते हैं कि ये वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्ट करेगा, और ये कम प्रिडिक्ट करेगा। अब ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है ये ज़्यादा प्रिडिक्ट करेगा, ये फॉरवर्ड मेथड लाता है जो सबसे ज़्यादा जो होता है, जो प्रिडिक्ट करे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएबल्स हो, प्रिडिक्टर हो ना, वो फॉरवर्ड मेथड में होता है। बैकवर्ड क्या होता है? सबसे लोअर कौन सा प्रिडिक्टर है? मैं कहता हूँ सोशल इन्फ्लुएंस है या पीयर इन्फ्लुएंस है। ये भी डिप्रेशन को कॉज कर सकता है ना, नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर कौन सा? स्ट्रॉन्ग मीन उससे ज़्यादा कॉज करेगा, कौन सा है? टनाइटस। मेडिकल रीजन है ना। पीयर दूसरा, पीयर भी इंपॉर्टेंट है बट दूसरे नंबर के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो अब देखिए सीक्वेंस है, मैंने दिमाग से बनाया, बेशक वैसे बनाया, थ्योरी बेस बनाया। अगर इसको पहले पे प्लेस किया, दिस इज द फॉरवर्ड मेथड, ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर बता रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर फॉरवर्ड मेथड बताता है, और लीस्ट प्रिडिक्टर भी तो बता रहा है ना, सबसे कम प्रिडिक्शन कौन सा कर रहा है, तो ये है बैकवर्ड मेथड। लीस्ट भी तो बता रहा है। साथ अभी आप ये रन करेंगे, आपके फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा एनालिसिस करके देगा, एनालिसिस में कुछ वेरिएबल जो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होंगे खुद ब खुद, यहाँ 5 वेरिएबल प्लेस किए, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। ये एनालिसिस डन होगा, एनालिसिस डन होने के बाद एक सीक्वेंस आ जाएगा वेरिएबल्स का खुद ब खुद। उस सीक्वेंस में जो सबसे पहला वेरिएबल होगा वो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होगा, जो दूसरा होगा उससे कम होगा, जो तीसरा होगा उससे कम, जो लास्ट पे होगा वो क्या होगा? सबसे कम। जब हम इंटरेस्टेड होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर में तो फॉरवर्ड मेथड यूज़ करते हैं, जब सबसे कम प्रिडिक्टर में इंटरेस्टेड होते हैं तो बैकवर्ड मेथड, नीचे वाला। और जो रिमूव का मतलब होता है जो नॉन सिग्निफिकेंट आ गया तो इसके इस एनालिसिस में खुद ब खुद उसको रिमूव कर देगा। अब स्टेप वाइज के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, तीनों ट्रेड्स हैं, वो खुद ब खुद ऐसे एनालिसिस डन करता है जिसमें खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर देता है, लीस्ट प्रिडिक्टर देता है, फिर उसके बाद जो सिग्निफिकेंट नहीं होता उसको रिमूव कर देता है। तो ये वाला ज़्यादा था स्टेप वाइज लॉजिकल बेस होता है, ठीक है, और ये थ्योरी बेस होता है। तो मिडिशन मॉडरेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती, रिग्रेशन में ज़रूरत होती है इसकी। क्लियर? ये वाला। अब आ जाए हमारे पास, इसमें स्टैट्स कौन सी अप्लाई करें?
कि कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं। जो प्रेडिक्शन देखनी ना हम लोगों ने कि कौन सा वेरिएबल IB टू DB प्रेडिक्ट कर रहा है स्टेप 1 के ऊपर। तो मैं एक बार बताऊंगा, ये देखिए स्टैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अगर स्टैट्स को इसके ऑप्शन को क्लिक करो तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का। इसमें है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये है मॉडल फिट, और यहाँ रेजिडल है। रेजिडल मीन टू से एरर, आपकी स्टडी में कौन कौन सा एरर आ सकता है। डर्बन वर्सन आ सकता है, केस वाइज आ सकता है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे कि डर्बन वर्सन क्या होता है, ठीक है। मल्टी कॉलनरिटी क्या है, ठीक है। मल्टी कॉलनरिटी ये होती है जब आपके IB और DB में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, आपके IB और DB में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो। जब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस करेगी ना आपके वेरिएबल्स को, वो आपकी प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट करना है। यानी कोरिलेशन जब भी स्ट्रॉन्ग होगी दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो वो आपको प्रेडिक्शन में मुश्किलात पेश करेगी, ठीक है। तो मल्टी कॉलनरिटी ये चीज़ होती है कि IB DB में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं अगर आपकी 0.9 से ज़्यादा प्रेडिक्शन आ जाए दो वेरिएबल्स की, तो वो प्रेडिक्शन या कोरिलेशन आ जाए तो उसके ऊपर रिग्रेशन रन नहीं होता, स्टैटिस्टिकल अजम्पशन है, ठीक है। ये इश्यूज बाद में आप अभी लर्नर्स हैं तो आप सिंपल सीखें इन चीज़ों को। ये एरर बाद में पढ़ लेंगे, मल्टी कॉलनरिटी क्या है, डर्बन वर्सन क्या है, कॉकलिनियर क्या है, वट कोई बला है पूरी की पूरी। अगर हम उसको पढ़ने लग गए तो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पढ़ लें। हमें क्या कहें, सिंपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए होता है जिसमें सब कुछ होता है। इसको क्लिक करेंगे, ऑलरेडी क्लिक है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा जो हमें चाहिए प्रेडिक्शन, ठीक है। उसके अंदर बीटा होता है, स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज जो हमने रिपोर्ट करना होता है। बस अगर आप ना भी तो क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक कर लें, ये क्लिक है ऑलरेडी, खुद ब खुद आ जाएगा। बट ये मॉडल फिट को भी क्लिक है, खुद ब खुद मॉडल फिट आ जाएगा। बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये मल्टी कॉलनरिटी, पार्शियल कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, आर स्क्वायर कोरिलेशन। आर स्क्वायर कोरिलेशन आपको चाहिए होती है मॉडरेशन में। मॉडरेशन में आपने इस बटन को प्रेस करना है, बाकी ऑलरेडी यहाँ प्रेस हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी बटन को प्रेस करने की। ये मैंने आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये कॉलनरिटी डायग्नोज, इसकी वैल्यूज होती हैं VT वेट, वो आपको कंफ्यूज करेंगी, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। सिंपल करें बिल्कुल, आ जाएं, इसको रन करते हैं, ऑलरेडी है, कंटिन्यू करें। और क्या चाहिए, प्लॉट की जरूरत नहीं है, अभी ATM में ख़त्म हो चुका है। सेव में देखें पूरी बला आ गई है, पूरे के पूरे आगे आ गई है। ये बीटा की प्रेडिक्शन की वैल्यूज होती है। रेजिडल देखने हैं अगर आप, रेजिडल मीन टू से एरर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में एक लाइन बनती है, इससे इस लाइन के इर्द गिर्द आपके लोगों के रिस्पॉन्स होने चाहिए। अगर ये लाइन से दूर होते जाएंगे तो रेजिडल आता जाएगा। ये रेजिडल लाइन बनाती है, प्लॉट बनाती है, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिग्रेशन हम सिंपल कर रहे हैं, अभी लर्नर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ स्टैंडर्डाइज को क्लिक कर दें, इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टैट्स, स्टैंडर्डाइज को क्लिक कर दें। देखना है आप लोगों ने इसको, ये भी नहीं करना तो आपने किसको कर देना, स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन। हमें ये चाहिए, अनस्टैंडर्ड प्रेडिक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन, ये खुद ब खुद आ जाएगी। आप क्लिक करें इनके ऑप्शन को, स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन, स्टैंडर्ड, ये डिलीट का ऑप्शन के रेजिडल है, एरर है तो खुद ब खुद डिलीट कर दे, डिलीट के ऑप्शन में से खुद ब खुद कर देगा। ये ना भी करेंगे ऑप्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें अब फर्क किससे पड़ेगा, अनस्टैंडर्डाइज एंड स्टैंडर्डाइज, दोनों को लाजमी करना है। यहाँ प्रेडिक्शन पड़ी हुई है, ओके, ऑप्शन क्लियर, इसमें कोई चीज़ नहीं करनी। ये ऑप्शन जो मैंने बताया अगर ना भी करेंगे तब भी सब कुछ निकला आएगा। जो चीज़ हमें चाहिए प्रेडिक्शन के टेबल्स के अंदर, हमें कोएफिशिएंट चाहिए बेसिकली और मॉडल समरी चाहिए, वो ऑलरेडी क्लिक है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल करते हैं, ओके, प्लेस कर दिए वेरिएबल। स्टेप 1 देखते हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं है। स्टेप 1, दिस इज बेसिकली जब स्टेप 1 एंटर करते हैं तो रिग्रेशन की फॉर्म इस तरह होती है, सिंपल रिग्रेशन रन हुआ है। बेसिकली रिग्रेशन की टाइप है मॉडरेशन, मीडिएशन। जिसको रिग्रेशन नहीं आता उसको मीडिएशन नहीं आती। ये स्टेप 1 इज द रिग्रेशन, स्टेप 2 इज द रिग्रेशन, स्टेप 3 इज द रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन है, ऐसे ही पुट किया ना आप लोगों ने। अब देखें ये क्या है, वेरिएबल इंटर, इसके अंदर ये वेरिएबल की इंफॉर्मेशन है कि आपका IB इग्नाइटस है, इंटर वेरिएबल, और DB आपका कौन सा है, डैश D के नाम से आपने रखा हुआ है। ये वेरिएबल की इंफॉर्मेशन, और मेथड कौन सा यूज़ किया है, इंटर मेथड यूज़ किया, यानी इंफॉर्मेशन देता है जो आपने परफॉर्म किया पहला वेरिएबल व्यू। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ आ जाए, मैं आपको स्टैट्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रिसर्च समझा रहा हूँ जो आपके फ्यूचर में आती। स्टैट्स आपको आनी भी नहीं चाहिए, मीन मॉड मीडियन आपने कोई हाथों से नहीं निकालना। रिसर्च में इसका यूज़ होता है, रिसर्च में जो यूज़ है वो आपको आ गया है सारा का सारा, ठीक है। स्टैट्स आनी नहीं चाहिए आपको, स्टैट्स का मतलब आना चाहिए। किसका मीन का मतलब क्या होता है, ये ऑन तो नहीं किया होगा, किया ऑन है, चलें, हाँ चाय पी रहा हूँ, चले आ जाएँ। फिर पढ़ते हैं मॉडल समरी। मॉडल समरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर क्या होती है, जब आपका IB एंड DB के दरमियान कोरिलेशन है, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से निकाल दीजिए, जो कोरिलेशन वहाँ है यही वो हो गए,
इसका स्केयर ले लें, मल्टीपल स्केयर ले लें तो ये बनता है, और जस्टेड आर स्केयर जिसके लिए हम जा रहे होते हैं, अगर इसका स्केयर ले लें आर स्केयर का तो ये जस्टेड आर स्केयर बनता है। जस्टेड आर स्केयर क्या होता है, बेसिकली ये एग्जाम्पशन होती है पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है ना, ये परसेंटेज होती है। 0.39 का मतलब ये है 39%। पॉइंट के बाद 0 और 1 के दरमियान है ना, इसका मतलब ये है 39% चांसेस किस चीज़ के, एडजस्टेड आर बता रहा है ना। इसका मतलब ये होता है कि बेटा कि ये जो डाटा अभी आपका रिजल्ट आए हैं, टोनाइटिस होगी तो डिप्रेशन होगा। ये भी जो रिजल्ट नीचे हम देखेंगे कोफिशिएंट के अंदर, ये अगर इस सैंपल के अलावा इसी तरह के सैंपल में और किसी से फिल करवाऊँ तो कितने परसेंट चांसेस हैं जो रिजल्ट अभी आए हैं यही होंगे, कितने परसेंट, 0.30 यानी 0.39, इट्स मीन 39% चांसेस है कि यही रिजल्ट्स आएंगे, इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे जो अभी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये नहीं आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, है ना। तो दिस इज एडजस्टेड आर स्केयर। ये रिपोर्ट नहीं करते, पहले करते थे, अब कुछ भी इनमें से रिपोर्ट नहीं। स्टैंडर्ड एरर जितना 0 के करीब हो उतना बेस्ट होता है, जितना 0 से दूर जाता जाए उतनी स्टडी में आपके एरर होता है। ये पहले APA में रिपोर्ट करते थे, अब नहीं करते, हम सिंपल बनाएंगे बिल्कुल। आ जाए नोवा। अनोवा के अंदर आप लोगों को पता है कि ये चीज़ एक मॉडल होता है, ओवरऑल मॉडल के बारे में। ये F है, इसके सामने सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट मॉडल को बताता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि सिग्निफिकेंट मॉडल है कि नहीं, आप इसको भी रिपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आज जो चीज़ हम रिपोर्ट करते हैं वो जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, हमारी एग्जाम्पशन IPDB को प्रेडिक्ट करेगा, वो कहाँ है, वो एग्जाम्पशन ये है कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन टू से इस कोफिशिएंट के अंदर प्रेडिक्शन है छुपी हुई। जो प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे ना अभी कि IPDB को प्रेडिक्ट करेगा, कितने % प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है, वो यहाँ है इस टेबल में। ये हमारा टेबल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, जब आपका F सिग्निफिकेंट होता है तो डेफिनेटली ये भी सिग्निफिकेंट होगा, F नॉन सिग्निफिकेंट होता है तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। देखें F सिग्निफिकेंट है, 0.00 आपकी वैल्यू देखें, सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली जब ये सिग्निफिकेंट होता है तो ये भी सिग्निफिकेंट होता है। मॉडरेशन में भी अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो नीचे भी सिग्निफिकेंट होता है, सारी मॉडरेशन होती है। तो यहाँ देख लें, अभी एक पहला स्टेप है, हम मेडिसिन अभी कह ही नहीं सकते क्योंकि हम स्टेप 1 कर रहे हैं। स्टेप 1 में ये देखें मॉडल है 1, मॉडल 1 में कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब ये है बेटा एक वेरिएबल प्रेडिक्ट कर रहा है टोनाइटिस डिप्रेशन को। हम कह रहे हैं ये कॉज बन सकता है डिप्रेशन की, मेडिकल कॉज जो होती है ना, मेडिकल डिजीज है एक, वो कॉज बन सकती है डिप्रेशन की। इस स्टडी में हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो कांस्टेंट ये बताता है कि आपने सिर्फ एक वेरिएबल का क्लेम किया है कि डिप्रेशन की कॉज एक है। DV आपका IPDB को प्रेडिक्ट कर रहा है, DV डिप्रेशन है, उसकी कॉज क्या है, सिर्फ एक है, अभी आपने रिपोर्ट की हुई। इसके अलावा भी तो दुनिया में और रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं IV एक है, उसका कॉन्सिक्वेंस आपने एक लिया हुआ है, टोनाइटिस की वजह से सिर्फ डिप्रेशन थोड़ी होगा, और भी तो कुछ हो सकता है ना जो आपने स्टडी में नहीं लिया। ये बताता है कि कुछ चीज़ें आपने अपनी स्टडी में नहीं ली, कुछ वेरिएबल आपने इंपॉर्टेंट अपनी स्टडी में नहीं लिए, क्या वो सिग्निफिकेंट, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कि यही दुनिया का सारा जो रिलेशनशिप आ रहा है यही इंपॉर्टेंट है। अगर कांस्टेंट सिग्निफिकेंट आ जाए तो इसका मतलब होता है दुनिया में और वेरिएबल्स भी हैं, दुनिया में और वेरिएबल्स भी हैं जो आपने अपनी स्टडी में नहीं लिए, ठीक है। अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट हो तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में सिर्फ यही वेरिएबल है जो रिलेशनशिप बना हुआ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और किसी को करेंगे तो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये एरर की वजह से होता है। यहाँ नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं P के, तो यहाँ एरर है। मेरा को होता है मेडिकल का सैंपल, जो मैंने मेडिकल का स्केल उसका स्केल लगाया, उसकी वजह से एरर आया, वो उसको हम रिज्यूम कर लेंगे। इस तरह के एरर मेडिकल के स्केल और जो साइकोलॉजिकल स्केल जब मिक्स होते हैं ना तो इस तरह के एरर्स आते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने अपनी। आगे ये हमारा मोर वेरिएबल टोनाइटिस, इसकी प्रेडिक्शन है, दो तरह की प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन है, ये कोफिशिएंट जो होता है ये प्रेडिक्शन होती है। कोफिशिएंट क्या होता है, ये अनस्टैंडर्डाइज होती है, स्टैंडर्डाइज होती है। अनस्टैंडर्डाइज को B कहते हैं और स्टैंडर्डाइज को इटैलिक B कहते हैं। इटैलिक B, ये बीटा है ना, बीटा, इसको इटैलिक B कहते हैं। अभी हम रिपोर्ट करना, अभी आप जब आर्टिकल्स में देखें तो इटैलिक बीटा कहते हैं बीटा को। ये स्टैंडर्डाइज प्रेडिक्शन होती है। ये रॉ स्कोर है, ये क्या है, Z स्कोर है। समझ आई? अब इसको लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये जो अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज बीटा में फ़र्क क्या है। ये प्रेडिक्शन आई, अभी मैंने आपकी क्लास से डाटा लिया, आप सारे टोनाइटिस के पेशेंट हैं, आपसे डिप्रेशन का स्केल फिल करवाया, टोनाइटिस का फिल करवाया और एक प्रेडिक्शन आई, ठीक है। वो प्रेडिक्शन आई, इनके दरमियान इसकी आई है
29% चांसेस है जिस इंसान को टोनाइटिस होगा उसको क्या होगा, डिप्रेशन होगा। और स्टैंडर्डाइज की कितनी आई है, 0.63। स्टैंडर्डाइज ये बता रहा है कि 63% चांसेस है हम किसको रिपोर्ट करें। ये क्या बला है और ये क्या बला है, दोनों प्रेडिक्शन है ना, दो प्रेडिक्शन आई, किसको रिपोर्ट करें। अब ये दोनों प्रेडिक्शन ही रिपोर्ट करते हैं, ये होती क्या है, ये 100 बंदों में से इमेजिन करें एक बंदा ये यूनिट की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है, किसकी, 100 बंदों में से एक बंदा है ना, आपकी क्लास 100 की बैठी हुई है फॉर एग्जांपल, इसमें से एक बच्चे की मैं राय जानूं, टोनाइटिस का पेशेंट है ना, कि आपको डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर जो दोनों स्केल लगाए हैं उनकी प्रेडिक्शन एक बंदे की प्रेडिक्शन जो है मीनिंगफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस, बट एक बंदा इंपॉर्टेंट तो है ना, एक मिलके 100 बनते हैं ना, तो यहाँ एक बंदे के ख्याल में अकेली इंडिविजुअल राय निकालो यूनिट के अंदर हर बंदे की सेपरेट, तो क्या प्रेडिक्शन होगी ये। और याद रखिए ये जो प्रेडिक्शन और डायरेक्शन होती है डेफिनेटली 100 की भी वही होती है। अब एक बंदे की इंफॉर्मेशन यूनिट में इंफॉर्मेशन ये बता रही है एक बंदे की राय। अब जब 100 बंदे मिले हैं, 100 बंदों का डाटा कंपाइल किया मैंने, उनकी कम्युलेटिव या टोटल राय क्या है जिसे कहते हैं ना, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कि 100 बंदों की राय मिक्स करके SPSS ने रिजल्ट रन किया है, उसमें क्या रियल रिजल्ट आया वो कहता है 63% चांसेस है, जबकि इंडिविजुअल राय में 23। और यार ये जो डायरेक्शन देता है हमेशा, ये बीटा जो होता है आपको हमेशा डायरेक्शन देता है। जब एक इंसान की राय हो ना जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही इसकी राय होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आगे परसेंटेज चेंज होगी, डेफिनेटली 100 लोग हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल कौन सा होगा, 100 लोगों की कम्युलेटिव राय होगी ना, और ये मीनिंगलेस होती है, इसे रॉ स्कोर कहते हैं। ये मीनिंगलेस होती है, इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग, इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, क्लियर, क्योंकि ये 100 बंदों की राय है और ये एक बंदे की राय है। एक बंदे की राय में भी गलत भी तो हो सकती है ना। 100 बंदों की राय मिलकर कितने चांसेस होती हैं, वो भी 95% हमने कहा था ना, 95 से ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी राय ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। दिस इज द वन ऑफ द बीटा, यूनिट की इंफॉर्मेशन एंड होल दोनों ही रिपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों ही रिपोर्ट करेंगे, यही हमें रिपोर्ट करना होता है। और ये P के सामने होता है P की वैल्यू, ये अगर सिग्निफिकेंट हो, ये जो प्रेडिक्शन आई है ना, पॉजिटिव प्रेडिक्शन आई है कि टोनाइटिस होगा तो डिप्रेशन होगा, पॉजिटिव सिम्टम है ना, अगर माइनस का साइन हो तो नेगेटिव होती है, टोनाइटिस बढ़ेगा डिप्रेशन कम होगा। यहाँ पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, टोनाइटिस बढ़ेगा तो डिप्रेशन भी बढ़ेगा। क्या आया यहाँ, P इज सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंट इसका मतलब ये प्रेडिक्शन जो आई है, ये राय जो आई है 100 बंदों की, ये सिग्निफिकेंट भी है। सिग्निफिकेंट को मैंने बताया ना, सिग्निफिकेंट क्या बताता है, 100 में से 95 लोग या उससे अब लोग हाँ के हैं, वो आपको मैंने क्राइटेरिया P का बताया हुआ है ना, वो P की वैल्यू के ऊपर वैल्यूएट कर रहा है। यहाँ P की सिग्निफिकेंट है, अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट हो तो ये राय देखिएगा कम होगी, 0 के करीब होगी, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि राय इंपॉर्टेंट नहीं है 100 बंदों का। दिस इज बेसिकली आप लोगों को प्रेडिक्शन पता नहीं, ये दिस इज द वन स्टेप, रिज्यूम करो बेटा। स्टेप 1 मेडिशन का जो आप लोगों ने भी किया है, मेडिशन में प्रेडिक्शन सिग्निफिकेंट होगी तो स्टेप 1 सिग्निफिकेंट, स्टेप 1 बीटा सिग्निफिकेंट, बेशक नेगेटिव प्रेडिक्शन हो पॉजिटिव हो व्हाटएवर, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, हमें सिग्निफिकेंट में इंटरेस्ट है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। हमने हाइपोथेसिस तो बनाया नहीं कि स्टेप 1 पे कि पॉजिटिव प्रेडिक्शन होगी या नेगेटिव होगी, है ना। तो इसलिए आपने प्रेडिक्शन की साइन नहीं देखना, आपने P देखना है इसका। कुछ लोग जिस तरह हमने रिग्रेशन में पहले पढ़ के आए हैं, हम साइन देखते थे पहले, यहाँ साइन इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन में इंपॉर्टेंट होता है जब हाइपोथेसिस केला बनाया, देयर इज अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन ऑफ टोनाइटिस ऑन DV। यहाँ ऐसा कुछ मॉडरेशन मेडिटेशन में से स्टेप देखे जाते हैं, ये सिग्निफिकेंट, क्लियर। स्टेप 1 सिग्निफिकेंट, जब स्टेप 1 सिग्निफिकेंट है स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप 2 सेम इसी तरह एनालिसिस में जाए, ये कोएफिशिएंट आपने कॉपी करना है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। एनालिसिस में गए दोबारा किसमें जाना है, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। स्टेप 2 क्या था, IV2 मीडिएटर है, मेरा IV यही रहेगा इसी पोर्टल के अंदर, DV को चेंज करना, DV बाहर निकाल देता हूँ तो मीडिएटर को DV बना लेता हूँ। मीडिएटर क्या था, प्रॉब्लम फोकस, ये पढ़ा हुआ प्रॉब्लम फोकस, ये प्रॉब्लम फोकस BC, ये कॉपी स्टाइल का स्केल लगा हुआ है, उसमें सब स्केल है उसका प्रॉब्लम फोकस, ठीक है। ये मैं कहता हूँ ये DV है मेरा, ये मैंने DV प्लेस कर दिया। अब सब कुछ वही वाला होगा, ओके करें, वही वाला क्या चाहिए। और ये मॉडल देखें, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही थी, मॉडल।
एफ मॉडल सिग्निफिकेंट होगा तो नीचे वाला कोफिशिएंट भी सिग्निफिकेंट होगा। कहा था ना आप लोगों को, अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा तो नीचे भी प्रेडिक्शन नॉन सिग्निफिकेंट होगी। ये इसलिए होता है, ये सिग्निफिकेंट तो सब कुछ सिग्निफिकेंट। अब नीचे देखते हैं कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट में देखें ये स्नाइटस है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, कॉपिंग प्रॉब्लम कॉपिंग स्ट्रेटजी है ना। ये प्रिडिक्ट हो रही है, प्रिडिक्शन देखें कितनी कम है 5%, 0.05 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी 5% वैल्यू अगर देखा जाए तो ऐसा ही है ना, इतनी कम प्रिडिक्शन। जब ये प्रिडिक्शन कम है बेशक पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। स्टेप 2 नॉन सिग्निफिकेंट, स्टेप 2 मेरा नॉन सिग्निफिकेंट होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 के ऊपर तो आप लीनियर ले सकते हैं कि सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट स्टेप 2 और 3 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए तो मीडिएशन होती नहीं है। अब आपका क्लेम ये है, मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ कि टू स्टडी द मीडिएटिंग रोल ऑफ कोपिंग स्टाइल, कौन से कॉपिंग का दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टू स्टडी द मीडिएटिंग रोल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग स्टाइल बिटवीन टोनाइटस एंड डिप्रेशन। बट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मुझे पूरा रन तो करना होगा ना, टेबल तो मीडिएशन का बनाना है जिसमें बनता है। क्लियर, बेशक नॉन सिग्निफिकेंट हो। अब देखिए स्टेप 2 इज नॉन सिग्निफिकेंट, यही से पता चल गया मीडिएशन नहीं है। स्टेप 2 और 3 में से कोई भी स्टेप नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए तो मीडिएशन होती नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टेप 1 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए तो बैरन एंड केनी के अकॉर्डिंगली मीडिएशन कौन सी होती है, मे बी फुल के चांसेस हो सकते हैं। बट हेज जो लेटेस्ट साइंसेस है प्रोसेस के ऊपर जिसने काम किया हुआ सॉफ्टवेयर बनाया है, वो कहता है कि फर्स्ट स्टेप भी मिस हो जाए तो मीडिएशन होती नहीं है लेटेस्ट, ठीक है। अभी स्टेप 2 नॉन सिग्निफिकेंट, स्टेप 3 भी देखते हैं आगे। स्टेप 3 अभी देखें मीडिएशन मुझे पता चल गई है, बट मैं देख रहा हूँ अपने हाइपोथेसिस को, मैं लिखना तो है ना, इसको टेबल बनाएंगे तो प्रूव करेंगे ना। अब स्टेप 1 क्या था, स्टेप 3 आईवी ये बन जाएगा, मॉडरेटर आप मीडिएटर बन जाएगा, और डीवी कौन सा था जो एग्जिस्टिंग था, डिप्रेशन। चले आइए उसी वेरिएबल्स के अंदर ऐड करते हैं कि हाँ टोनाइटस को कोपिंग स्टाइल को बाहर ड्रैग करें। अब कोपिंग स्टाइल आपका क्या था, मीडिएटर था, ये ड्रैग किया मैंने आईवी में, और आपका डीवी क्या है, डिप्रेशन, ये पड़ा हुआ है। ऐड करें, ओके करें, क्या देखना है, इधर से पता चल जाए बगैर देखे ही, ये सिग्निफिकेंट मॉडल सिग्निफिकेंट और डेफिनेटली नीचे वाला सिग्निफिकेंट। लास्ट में देखें ये कोफिशिएंट 36%, बट अब मीडिएशन आई कि नहीं आई, आप इसकी ट्रायंगुलेशन बनाएं। अगर आपको समझ ना आए तो इसका ट्रायंगुलेशन बनाएं। आईवी क्या था, टोनाइटस, डीवी क्या था, डिप्रेशन, प्रॉब्लम फोकस। स्टेप 1 इज बीटा, बीटा बताओ, बीटा 0.63 था ना, पी वैल्यू क्या थी, पी पॉइंट लेस देन ये थी, ये स्टेप 1 में एक सिग्निफिकेंट था ना, यही थी ना, बीटा ये था 0.63 था, और पी क्या थी, पी इज लेस देन 0.05, इसी तरह टेक्निकल लिखते हैं। और इसकी क्या थी 0.05, इसकी प्रेडिक्शन थी बीटा की, और पी क्या था, उसको नॉन सिग्निफिकेंट को ऐसे लिखते हैं एनएस, एनएस लिखते हैं, एन डॉट एस, इसका मतलब क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। और तीसरा स्टेप क्या था, ये वाला, बीटा कितना है 0.36 बीटा है इसका, और इसकी पी क्या है, पी इज लेस देन 0.000। अब देखिए मैंने क्या कहा था, पार्शियल मीडिएशन, फुल मीडिएशन। जब तीनों स्टेप सिग्निफिकेंट हो गए तो कौन सी मीडिएशन है, पार्शियल। अगर और फुल मीडिएशन क्या था, जब पहला स्टेप नॉन सिग्निफिकेंट हो बट स्टेप 2 और 3 सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। पहला स्टेप बेशक सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो, बट स्टेप 2 और 3 नॉन सिग्निफिकेंट हो, तो कौन सी मीडिएशन होती है, फुल। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है, पहला सिग्निफिकेंट है, तीसरा भी सिग्निफिकेंट है, बट स्टेप 2 नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। मैंने बार बार बताया था कि स्टेप 2 और 3 नॉन सिग्निफिकेंट है, तो फिर तो मीडिएशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हाँ, यहाँ लॉजिक है बैरन एंड केनी के अकॉर्डिंगली। बैरन एंड केनी फुल मीडिएशन बताता था इसको, अगर ये मिस हो जाए तो। अभी ये मिस हुआ नहीं है मीडिएशन, क्लियर। इसका भी टेबल बनाते हैं, मॉडरेशन मीडिएशन का टेबल एक ही होता है, इंटरप्रिटेशन भी एक जैसी होती है, क्लियर। मीडिएशन इस तरह रन करते हैं। अगर आपके 15 मॉडल है जिसमें मैंने बताए हैं, तो 15 मॉडल को बारी बारी SPSS पे रन करना होगा आपको, और जो सिग्निफिकेंट है मोस्टली उसको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास। मोस्टली जो सिग्निफिकेंट होते हैं स्टेप्स उनको रिपोर्ट करते हैं, जो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं उनको ऊपर टेबल नहीं बनाने का टाइम ज़ाया करते हैं आप लोग। हाँ, आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल में नॉन सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट है वो रिपोर्ट करते हैं आप लोग,
थीसिस में करते हैं, बट जब आपका पेपर हो इस तरह का जिसमें टाइम नहीं है तो 15 मॉडल के अंदर जो सिग्निफिकेंट है उसको रिपोर्ट करें, ठीक है ना। इमेजिन करें अगर आईवी के भी 4 सब स्केल है, इसके 4 सब स्केल है, अगर ये 4 सब स्केल होगा तो कितने मॉडल बनेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय DV3 है। आईवी के 4 सब स्केल है, इसके कितने हैं? 5, मीडिएटर के 3, कितने बने? 60 मॉडल आप रिपोर्ट करेंगे थीसिस में। तो ये एक छोटा सा स्केच है, 60 मॉडल बनेंगे और एक मॉडल भी इसमें से कंफर्म हो गया तो एक नई दुनिया बना रहे हैं आप लोग। और याद रखिएगा कुछ लोग कहते हैं हम सब स्केल पे क्यों जाएं, हम ओवरऑल पे काम करें। सम टाइम कुछ स्केल्स का ओवरऑल मीनिंग लेस होता है, जैसे कोपिंग स्टाइल का ओवरऑल मीनिंग लेस है। कोपिंग स्टाइल क्या? कोपिंग स्टाइल तो होती है ना बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमोशनल फोकस्ड है, इस तरह है ना, उनका मीनिंग ओवरऑल का नहीं होता, उनके सब स्केल का मीनिंगफुल होता है। ऐसे स्केल के ऊपर डेफिनेटली सब स्केल को निकालना है। सम टाइम कुछ लोग ओवरऑल के ऊपर काम करते हैं, जब आपका काम ओवरऑल के ऊपर हो, हाइपोथेसिस बना तो आप ओवरऑल के ऊपर जाएं। जब आपका बहुत ही डेप्थ में काम करना हो पीएचडी का थीसिस तो फिर सब स्केल पे भी जाएं। सब स्केल पे भी एक नई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। देखिए बगैर अगर सब स्केल का रन करूँ तो ये क्या बनता है? एक मॉडल। थीसिस में एक मॉडल बनेंगे। थीसिस तो आप लोगों ने भरना है ना, भरने के बगैर तो ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ यूरोप के अंदर करते हैं, है ना, वो कहते हैं छोटा काम हो, प्रिसाइज हो तो अच्छा है। आर्टिकल में भी ऐसा ही होता है, बट यहाँ थीसिस में पेट भरना होता है आप लोगों ने, तो आप इसका सब स्केल के साथ भी काम करते हैं। वो सब स्केल भी एक मॉडल है, एक दुनिया है नहीं, और वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर आप ना रन करें तो आप मिस कर रहे होते हैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को, ऐसा ही है ना। तो याद रखिएगा सब स्केल के ऊपर जाएंगे तो बहुत डेप्थ में काम करेंगे, अगर ऊपर से काम करना है तो फिर ओवरऑल के साथ काम करें। क्लियर? तो इसी तरह अभी मैं आपका ये सोल्यूशन जो है SPSS के ऊपर, ये मॉडलिंग जो है ना, एक टाइम पे एक मॉडल चेक हो सकता है, वो भी चंक्स में, 3 चंक्स में आपने रन किया मीडिएशन को, ऐसा ही है ना। जबकि इसका मसला अगर मैं पेपर में दे दूँ ये वाला इस तरह, तो फिर क्या करें? फिर जाना पड़ेगा हमें एमॉस सॉफ्टवेयर पे। एमॉस सॉफ्टवेयर पे सिर्फ इतना पिक्स बनानी है आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स की, और उसमें प्लेस करना वेरिएबल जो है, बस एक बार ही पिक्स बना के 1 मिनट में, और 1 बटन क्लिक करना है, सारे मॉडल एक टाइम पे रन। 100 हाइपोथेसिस हो, 200 मॉडल हो, 300 मॉडल हो, जितने मर्जी मॉडल हो, अगर इसको SPSS पे करेंगे तो ये एक हाइपोथेसिस बनेगा, ऐसा ही है ना। और जबकि एमॉस के ऊपर, एमॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो बना ही मीडिएशन मॉडरेशन के लिए है, और CFA के लिए बना हुआ है। वो क्या करता है? वो स्पेशलिस्ट है, वो 1 क्लिक, जो आपका बेशक मीडिएशन टू मॉडरेशन हो, मॉडरेशन टू मीडिएशन हो, जितने मर्जी सब स्केल हो, 1 क्लिक सब कुछ एक बार में बता देता हूँ। एक ही टेबल बनता है, एक ही टेबल में सारे 5 मिनट में प्लेस हो जाती हैं एमॉस पे। हम नेक्स्ट एमॉस पे जाएंगे, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो कि ये मॉडल अगर आ गए तो क्या करेंगे। फिर आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? अगर मैंने ऐसा दे दिया तो ये मॉस को यूज़ करें। मैं दोनों ही सिखाऊंगा आप लोगों को। ज़्यादा वर्क जो होती है मॉस की है, मॉस एरर को कंट्रोल करने के बाद आपके मॉडल्स को बताएगा, वो सिग्निफिकेंट्स को बताएगा, नॉन सिग्निफिकेंट्स को नहीं बताएगा शुरू में। आप अब इन दोनों को बताता है, बट वो बाद में हम कंस्ट्रेन कर लेते हैं वेरिएबल्स को। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि SPSS में कुछ ड्रॉबैक है ना, लिमिटेशंस हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बने हैं। अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में एमॉस है, M+ है, R सॉफ्टवेयर है, और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जो है मैक्रो प्रोसेस बना है, जो हेज ने बनाया था, जो बर्नन कैनी के अपोजिट जिसने कॉन्सेप्ट दिए थे ना, हेज एंड प्रीच, आजकल वो यूज़ होता है। वो ही 1 क्लिक सॉफ्टवेयर है। 100 मॉडल हो, 200 मॉडल हो, एक बार क्लिक करें, ख़त्म। ठीक है, तो हमें आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मुश्किल पैदा नहीं कर रही। इसके लिए कंसेप्चुअली आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता है यार मेरे 20 मॉडल बन रहे, 30 मॉडल बन रहे, तो मुझे एमॉस पे जाना चाहिए, मुझे प्रोसेस पे जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है ना। एक एक करूँगा तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे मॉडल को चेक करने के लिए, फिर दिमाग भी हिल जाएगा। अगर ओवरऑल के साथ काम करना तो SPSS यूज़ करें, अगर कम मॉडल है तो। अगर ज़्यादा मॉडल है तो कौन से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करें।